जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, C.W. मिल्स कॉइन द टर्म। कौन सी टर्म कॉइन की है C.W. मिल्स ने? तो आप देखेंगे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सोशल स्ट्रक्चर या फिर एम्पैथी। भाई बहुत फेमस ये बुक है, बहुत ज़्यादा फेमस, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इस बुक में C.W. मिल्स बताते हैं अगर एक इंडिविजुअल के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम नहीं है, वो सोसाइटी के लार्जर एस्पेक्ट से उसको जोड़ के देखे। फॉर एग्जांपल एक इंसान के पास जॉब नहीं है तो इसकी खुद की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी उस इंसान को जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रही है और समाज में अपॉर्चुनिटीज की कमी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्ट देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटीज डेवलपमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं अगस्त कॉम्ट, कौन कौन से हैं? दीज आर थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविस्ट स्टेज। देखिए थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल। थियोलॉजिकल जहाँ सब कुछ रिलीजन के बेसिस पर देखा जाता है, मेटाफिजिकल जहाँ पे सब कुछ नेचर के बेसिस पर देखा जाता है, एंड पॉजिटिव जहाँ पर सब कुछ साइंटिफिक जहाँ सब कुछ साइंस के बेसिस पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, G.H. Mead belong to which school of thought? G.H. Mead किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? देखो G.H. Mead सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म से बिलोंग करते हैं। ये बताते हैं कि हमारे डेली के इंट्रैक्शन में जो सिंबल्स यूज होते हैं उनका क्या यूज है, उनको स्टडी ये करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म एक माइक्रो पर्सपेक्टिव है जो इंडिविजुअल को पढ़ता है, ना कि पूरी सोसाइटी को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस आर वॉच्ड बाय मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। चाहे वो इंडिया में हो रहा हो, चाहे वो यूएस में हो रहा हो, ये जो मैच है हर जगह देखे जाते हैं। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सो ये देखो, एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं? सोशलाइजेशन नहीं है, सांस्कृताइजेशन नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है, साफ साफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि अब जो न्यूज़ है, जो मीडिया है, वो ग्लोबल हो रही है। एक जगह पे अगर कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो उसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखा जा सकता है। 5th देखेंगे, Who among the following developed the concept of culture of poverty? Culture of poverty का concept किसने दिया? तो आसान है, किसने दिया भाई? ये दिया था हमारा ऑस्कार लुइस ने। इन्होंने कहा था लंबे समय तक अगर कोई भी लोग गरीबी में रहते हैं तो उनका जो कल्चर है वो उसी तरह से बन जाता है और वो अपनी गरीबी को, अपनी पोवर्टी को चेंज नहीं कर पाते, उस सिचुएशन से वो निकल नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन एस्क्रिप्शन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो एस्क्रिप्शन पर बेस्ड है। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा स्टेटस जो आपको जन्म से मिल जाता है। तो कौन सा होगा? ये होगा आपका कास्ट। कास्ट आपका जन्म से डिसाइड हो जाता है। मेरिटोक्रेसी, क्लास, स्टेटस, इन सब को आप अचीव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कॉइन्ड द टर्म सांस्कृताइजेशन। किसने सांस्कृताइजेशन को कॉइन किया? वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, दिस इज कॉइन्ड बाय M.N. श्रीनिवास। 8, हु कॉइन्ड द टर्म लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन होता है जो आपका फोक ट्रेडिशन होता है, जो विलेजेस का ट्रेडिशन होता है, जो लोकल लेवल का ट्रेडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लोकल कल्चर लिख देती हूँ। और ग्रेट ट्रेडिशन होता है जो यूनिवर्सल कल्चर होता है, जो हर जगह फॉलो किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। उन्होंने मैक्सिकन विलेज में फील्ड स्टडी की थी। ठीक है, मैक्सिकन विलेज में उन्होंने फील्ड स्टडी की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वर्शिपिंग ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ड्यूरिंग दिवाली इज वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस इन इंडिया। तो भाई आप देखेंगे इंडिया में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है दिवाली पे, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो इस शुरुआत है, लक्ष्मी माता के पूजन की शुरुआत है, ये शुरुआत एक गांव से हुई थी, एक छोटे से प्लेस से हुई थी, वहां की लोकल डाइटीज थी, लेकिन अब हर जगह इनकी पूजा की जाती है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे जो लोकल कल्चर है इज बिकमिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सल कल्चर। और किसने दिया था यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकलाइजेशन? दिस इज गिवन बाय मैकिम मेरियट। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चन, इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर किसने दिया है, कहाँ पे उन्होंने फील्ड वर्क किया था, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन ऑर्डर टू स्टडी द पॉलिटिकल एटीट्यूड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन का पॉलिटिकल एटीट्यूड पढ़ना है
द रिसर्चर यूजेस सैम्पलिंग टेक्निक, रिसर्चर सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं। विच अमंग दीज इज नॉट फीजेबल इन सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग में कौन सी चीजें जो फीजेबल नहीं है, यानी विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग। सो सैम्पलिंग को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये बात तो सही है। स्टडी द रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो एक होता है सेंसस और एक होता है सैम्पलिंग। सेंसस क्या है, सेंसस में होल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या को पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसे जनगणना बोलते हैं, जो हर 10 साल में एक बार होता है और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। लेकिन सैम्पलिंग क्या होता है, पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ ही लोगों को पढ़ते हैं, ये हमारी रिसर्च का सैंपल होते हैं और इस प्रोसीजर को हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सब लोगों को नहीं पढ़ा जाता। एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन है सेम प्रोबेबिलिटी, ये भी सही बात है। सैम्पलिंग में हर इंसान के पास सेम प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी रिसर्च में आ सकता है। एंड जनरलाइजेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन, सही बात है, हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं पढ़ रहे, स्मॉल पॉपुलेशन को पढ़ रहे हैं, वहां से जो हमारे पास रिसर्च आउटकम आएगा हम वो सब पर लागू करेंगे। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉट पूछा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो, वेटलेस इकोनॉमी इज द वन इन विच द प्रोडक्ट्स हैव देयर बेस इन। देखो वेटलेस इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ऐसी चीजों की वैल्यू ज्यादा है जिनमें वेट नहीं होता, जैसे कि नॉलेज है, ठीक है, सो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में तो वेट होता है, तो ये वेटलेस इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, तो क्या आंसर होगा, ACD। ACD के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच अमंग दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे मेथड। सर्वे मेथड का कौन सा डिसएडवांटेज है, ये क्वांटिफाई किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, ये तो इसके एडवांटेज है। ज्यादा से ज्यादा लोगों पे स्टडी की जा सकती है, ये भी फायदा है, और ये साइंटिफिक मॉडल पर बेस्ड है, ये भी फायदा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी ये इसका डिसएडवांटेज है कि सर्वे में ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है, दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 13, which method is an attempt to test a hypothesis under a highly controlled condition established by a researcher। तो ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जहाँ पे वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, ये होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। 14, Which among these are features of globalized economy? Globalized economy के क्या फीचर्स हैं, तो देखिए ग्लोबलाइज्ड कमोडिटी चेन्स होती हैं, ट्रांसनेशनल कैपिटल होती है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट होता है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी नहीं होती। सबसे पहले मतलब जानो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी का। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो जहां पर जो लोग होते हैं सिर्फ इतनी ही प्रोडक्शन करते हैं कि उनका जीवन यापन हो सके, ठीक है, जैसे पीजेंट्स किया करते थे, उतनी ही क्रॉप्स उगाना कि अपना खर्चा पानी चल सके अपने यूज के लिए। लेकिन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सिर्फ अपने यूज के लिए नहीं, हम वर्ल्ड लेवल पर चीजों को बेचने के लिए भी उनका प्रोडक्शन करते हैं। सो ABC करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 15 देखिए, चूज द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एज कंसीव्ड बाय मीड। तो सेल्फ उन्होंने बताया था 3 स्टेजेस से होकर निकलती है, कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा प्रेपरेटरी स्टेज, प्ले स्टेज एंड गेम स्टेज। सुपर ईगो नहीं है, सुपर ईगो किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, दिस इज अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। सो ACD करेक्ट आंसर होगा, ACD के साथ ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 16 देखेंगे, विच अमंग दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर है, वो मॉडर्निटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मॉडर्निटी में साइंस टेक्नोलॉजी होती है, अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बट बॉन्डेड लेबर नहीं होता। 17, इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक डैश इज द फिगर दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा। तो कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जो बार बार अकर होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोड, ठीक है। उसके अलावा मीन क्या होता है, मीन एक एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू होती है। ठीक, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम विच इज द क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखो डर्कहाइम हमेशा से चाहते थे कि सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाए, और सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड का भी यूज किया, साथ ही साथ कंपैरेटिव मेथड का यूज भी किया। उनके अनुसार जो कंपैरेटिव मेथड है वो एक तरह का साइंटिफिक मेथड ही है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज
कंपैरेटिव मेथड। 19 देखेंगे, डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। कौन सा डिसिप्लिन है सोशल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग को दिखाता है? तो ये होता है सोशल जेरेंटोलॉजी। सोशल जेरेंटोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी की जाती है ऑफ एजिंग, ऐसे लोगों की स्टडी की जाती है जिनकी उम्र है जो बढ़ती जा रही है। 20th देखेंगे, which among these are formal agencies of socialization। फॉर्मल एजेंसीज कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल फॉर्मल है, स्टेट फॉर्मल है, प्रिजन फॉर्मल है, BCD। लेकिन जो फैमिली है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है सोशलाइजेशन की। 21 किसने जनरलाइज्ड अदर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया? जनरलाइज अदर्स का कॉन्सेप्ट GH मीड ने दिया था। जनरलाइज अदर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो एक हर इंसान से होती हैं। 22 टोनीज कॉन्सेप्ट ऑफ जेमेंशेफ्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? पहले ध्यान रखेंगे, फर्डिनेंड टोनीज ने दो तरह की सोसाइटी के बारे में बताया था, जेमेंशेफ्ट एंड जेसेलशेफ्ट। जेमेंशेफ्ट के बारे में, जेमेंशेफ्ट होती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है, इसमें पूछा है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो कम्युनिटी में क्या होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एसोसिएशन दिया होता तो बाकी के 3 सही होते, बट जेमेंशेफ्ट दिया है कम्युनिटी, पर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तीनों जेसेलशेफ्ट में। स्पेलिंग जरा देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है। 23 When a man marries more than one woman at the same time, तो देखो जब एक मैन एक से ज्यादा वुमेन से शादी करता है उसे पॉलीजीनी बोलते हैं। ठीक है, और पॉलीएंड्री क्या होती है, एक जो वुमेन है वो कई सारे एक से ज्यादा मैन से शादी करती है। पैट्रियार्की इज नॉट अ टाइप ऑफ मैरिज। मोनोगैमी में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही पार्टनर होता है। 24 देखेंगे, विच अमंग दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन होती है ऑब्जेक्टिव होती है, सही है, सिस्टमेटिक ये होती है, ठीक है, और वेरीफाइबल एविडेंस, एविडेंस के बेसिस पर ही जो नॉलेज आती है उसे साइंटिफिक नॉलेज कहा जाता है, बट ये कॉमन सेंस नॉलेज पर बेस्ड नहीं होती है। यानी कि आप देखेंगे कि जब भी हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कॉमन सेंस हम भूल जाते हैं। इवन कॉमन सेंस को तो हम सोशियोलॉजिकली नॉनसेंस मानते हैं, क्योंकि हम कॉमन सेंस को हम नहीं मानेंगे, बिकॉज कॉमन सेंस कभी भी वेरीफाइबल नॉलेज नहीं होती है, ये तो लोगों के बिलीव्स के बेसिस पर बना होता है। 25 विच अमंग दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके साथ हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, यानी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते, डेली हमारा इंटरेक्शन नहीं होता। तो नॉट पूछा है, सेकेंडरी ग्रुप लार्ज होता है नंबर में, सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल होते हैं, ये भी सही है। गोल ओरिएंटेड होता है, ये भी सही है, लेकिन रिलेशनशिप ओरिएंटेड ये नहीं होता। रिलेशनशिप ओरिएंटेड आपका प्राइमरी ग्रुप होता है। ठीक है, 26 देखेंगे, कल्चरल पैटर्न विच इज वाइड स्प्रेड अमंग सोसाइटी पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ऐसे कल्चरल पैटर्न जो वाइड स्प्रेड है अमंग सोसाइटीज पॉपुलेशन उसे कहेंगे हम पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, सोसाइटी की जो मेजरली पॉपुलेशन है वही यूज करती है पॉपुलर कल्चर को। 27 यहाँ पे आप ये भी देख लो, हाई कल्चर होता है जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं, इसमें थोड़ा क्लासिकल म्यूजिक आ गया, क्लासिकल डांस आ गया। ठीक है, फॉक कल्चर क्या होता है, जो लोकल लेवल का कल्चर होता है। सब कल्चर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। एक बड़े नेशनल कल्चर में जो छोटे छोटे कल्चर होते हैं, लाइक इंडिया में बंगाली है, राजस्थानी है, ये सब कल्चर है। 27 देखिए, विच अमंग दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे स्कूलिंग में सोशलाइजेशन होता है, प्लेसमेंट भी होती है, इंटीग्रेशन भी होता है, लेकिन सोशल हायरार्की और इनइक्वालिटी ये परपेचुएट नहीं होती। कभी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि आपको इनइक्वालिटी कैसे फॉलो करनी है, हायरार्की को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सब नहीं बताया जाता। नेक्स्ट चलते हैं 28, नेम द रिलीजन दैट बिलीव्स दैट विंड माउंटेन ओशियन आर स्पिरिचुअल फोर्सेस। तो ये वाला होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म दिया था E.B. टाइलर ने, जहां हम नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हवा है, पानी है, पहाड़ है, उन सब की पूजा करते हैं। ठीक, 29 देखेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन छिप गया है, यहां लिखा है विच अमंग दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी के बारे में पूछा है। देखो तो एथनोग्राफी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, सही बात है। एथनोग्राफी में क्या होता है, आपको अगर किसी कल्चर के बारे में पढ़ना है
तो आप उस कम्युनिटी के साथ जाके रहेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, साथ जाके आप रहेंगे तो उनकी वैल्यूज को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एडेप्टेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्चर विद वेरियस व्यू पॉइंट, सही बात है, रिसर्चर को कई सारे व्यू पॉइंट मिल जाते हैं। जनरेट इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, सही बात है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब हम उस कल्चर के साथ जाके रहने लगते हैं। एंड स्पेसिफिक वेरिएबल कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर, देखो रिसर्चर उनके साथ जाके रहता है, लेकिन जो रिसर्चर है वो किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, वहां जाके ये नहीं बोल सकता कि आप इस कल्चर को फॉलो मत करो, ये मत करो। नेचुरल जो सेटिंग होती है उसी में स्टडी होती है, किसी भी चीज को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। सो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 देखेंगे, द सिटी बुक किसने लिखी, तो द सिटी बुक लिखी है मैक्स वेबर ने। 31, अ यंग वुमेन फ्रॉम असेसिंग हर सैलरी यूजेस को-वर्कर, तो अपनी सैलरी को वो चेक कर रही है भाई कितनी उनकी सैलरी है, तो साथ ही साथ अपने को-वर्कर जो उनके साथ काम करते हैं उनकी सैलरी भी देख रही हैं जो उनकी सेम एज के हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन कर रही हैं। तो जिस ग्रुप से वो कंपेयर कर रही हैं उस ग्रुप को रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। ओरिजिनली अगर बात करें रेफरेंस ग्रुप की बात किसने की है, हर्बर्ट हाइमन ने की है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा बात रॉबर्ट के मर्टन करते हैं। ठीक, ऐसा ग्रुप जिससे हम कंपेयर करते हैं, खुद को इवैल्यूएट करते हैं, वो रेफरेंस ग्रुप होता है। 32 देखेंगे, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंटीमेट्स, ऐसा स्मॉल ग्रुप जो इंटीमेट्स का होता है, इंटीमेट्स यानी क्लोज रिलेशन वाले ग्रुप होते हैं, विच हैज स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप सेंटीमेंट, जिसमें स्ट्रॉन्ग इन ग्रुप सेंटीमेंट होते हैं, यानी कि जो लोग हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, तो इसको हम क्लिक कहते हैं। क्लिक यानी ऐसे ग्रुप के लोग जो अपने ग्रुप में किसी और को आसानी से एंट्री नहीं देते, क्योंकि अपने ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा ये पॉजेसिव होते हैं, इनके जो रिलेशन है बहुत अच्छे होते हैं अपने ग्रुप में। 33, सिविल रिलीजन क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल रिलीजन। देखो सिविल रिलीजन एक ऐसा रिलीजन होता है जो पूरे देश का रिलीजन होता है, इसमें कुछ रिलीजियस सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि भाई जैसे इंडिया में बात करें, रिलीजियस फ्लैग है, नेशनल एंथम है, जब भी 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त आता है, तो सब लोगों का एक ही रिलीजन होता है, अपने देश का रिलीजन, सब लोग सेम सिंबल्स का यूज करते हैं, इसे ही कहते हैं सिविल रिलीजन। सो बॉडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ विच आर वाइडली हेल्ड थ्रू आउट द सोसाइटी, सही बात है, पूरी सोसाइटी इसको फॉलो करती है। ये जो बिलीव्स होते हैं आर लार्जली अपहेल्ड बाय मेन स्ट्रीम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही बात है। रिलीजियस वैल्यूज आर सीन एज सस्टेनिंग मोरल कंडक्ट रिक्वायर्ड इन द डेमोक्रेटिक स्टेट, सही बात है, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, अपने रिलीजियस सिंबल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में ये मोरल कंडक्ट होता है कि आपको करना चाहिए। लेकिन माइनॉरिटी पॉपुलेशन इसको प्रैक्टिस नहीं करती, सब इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक, 34 देखेंगे, अरेंज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज परसीव्ड बाय कार्ल मार्क्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म आया था, फिर यहाँ पे स्लेव सोसाइटी आया, फिर फ्यूडलिज्म आया और फिर कैपिटलिज्म आया। करेक्ट आंसर विल बी BCAD, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 34, Who viewed religion as opiate of the people, इसे ओपियम ऑफ द मासेस भी कहते हैं, कि रिलीजन एक ऐसी चीज है जो लोगों को ये रियलाइज कराने से रोकती है कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है। ओपियम एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, एक ड्रग होता है, ऐसे ही रिलीजन को बताते हैं कार्ल मार्क्स कि रिलीजन एक ऐसी नशीली चीज है जो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को धीरे कर देती है, लोग सोच नहीं पाते उनके साथ गलत हो रहा है। 36, Which theory views that deviance and conformity result not so much from what people do as from what other respond to those action, यानी कि डेवियंस वो हो, डेवियंस काम क्या होता है, डेवियंस काम सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत काम होता है। अब ये कह रहे हैं कौन सी थ्योरी ये कहती है कि डेवियंस ऑन कंफर्मिटी, कि क्या काम सही है और क्या काम गलत है। नॉट सो मच फ्रॉम व्हाट पीपल डू, ये उससे नहीं आता कि लोग क्या करते हैं, ये उससे आता है कि लोगों का रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चोरी की, ठीक है, वैसे मैंने नहीं की, मैंने चोरी की, अब ये एक्शन सही है गलत कौन डिसाइड करेगा, सोसाइटी का रिएक्शन डिसाइड करेगा। सोसाइटी अगर मुझे पनिशमेंट दे रही है इसके लिए, यानी कि ये काम गलत है, और सोसाइटी मुझे अगर इसके लिए रिवॉर्ड दे रही है, यानी कि ये काम सही है। लेबलिंग थ्योरी इसके बारे में बात करता है हॉवर्ड एस बेकर, इसके प्रोपोनेंट हैं, जो कहते हैं क्या कौन सा काम डेविएंट है, कौन सा काम डेविएंट नहीं है। इट इज डिसाइडेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी उस इंसान पर लेबल लगा देती है, ठीक है, उसको चोर बोलने लग जाएगी और फिर उसको भाई हमेशा के लिए चोर ही बोला जाएगा। 37, ग्रुंडाइज बुक किसने लिखी, तो ध्यान रखेंगे ये बुक किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। 38, स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच रिक्वायर सर्टेन एक्शंस,
एंड फोरबिड्स अदर्स इज। तो स्ट्रॉन्ग आइडियाज होते हैं जो बताते हैं क्या सही क्या नहीं। तो इन चारों में से जो स्ट्रॉन्ग आइडियाज हैं वो मोरल्स ही हैं, ये मोरल कंडक्ट होते हैं। ये आप बताएंगे भाई आपके अंदर कितनी नैतिकता है, जैसे कि आपको चोरी नहीं करनी, किसी के साथ गलत नहीं करना, ठीक है, आपको क्राइम नहीं करना, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी नैतिक शिक्षा नहीं है, ठीक है, और सीवियर पनिशमेंट आपको मिलती है। फोकवेज डेली की हैबिट्स होती हैं जो आप डेली करते हैं। कल्चर एंड वैल्यूज, कल्चर अलग है और वैल्यूज क्या है, वैल्यूज एक गाइडलाइंस होती हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, जनरल गाइडलाइंस। 39 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ सोसाइटीज दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है कि मैचिंग उनसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है मैट्रीलिनियल, मैट्रीलिनियल है, नियो लोकल है, उसके बाद आप देखेंगे पैट्रीलिनियल है, पैट्रियार्की है। तो मैट्रीलिनियल क्या होती है कि जो पूरी फैमिली लाइन है, पूरी जो लिनिएज है वो कौन सी चल रही है, मदर की चल रही है, फीमेल की चल रही है। तो डिसेंट थ्रू मेल ये हो जाएगा पैट्रीलिनियल, सी का हो जाएगा 1। C1 देखो कहाँ है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर ही मिल गया है भाई, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पैट्रियार्की क्या होता है, मेल हेड ऑफ द फैमिली होल्डिंग पावर, दिस इज पैट्रियार्की, तो डी का 2 होना चाहिए, डी का 2 हमारे पास है। उसके बाद नियो लोकल क्या होता है, नियो लोकल होता है कि दोनों ही एक दूसरे के घर पर नहीं रहते, दोनों ही इंडिपेंडेंटली एक नए घर में रहते हैं। कौन दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। तो नियो लोकल क्या हो जाएगा, डिसेंट थ्रू फीमेल, ये तो मैट्रीलिनियल हो गया, ये पैट्रीलिनियल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा है कि पैटर्न्स ऑफ रेजिडेंस वेयर मैरिड कपल रेजाइड इन ड्वेलिंग अवे फ्रॉम बोथ द नेटल फैमिलीज, दोनों ही एक दूसरे की फैमिली से दूर रह रहे हैं और दोनों ही एक इंडिपेंडेंटली अपना नया घर बनाकर रह रहे हैं। 40 इंटीग्रेटिंग स्पेशल स्टूडेंट्स इनटू ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग, यानी ऐसे लोग जो स्पेशल देखो क्या हो गया, ऐसे लोग जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और जब उनको हम ओवरऑल एजुकेशनल प्रोग्राम में, ऐसे स्पेशल स्टूडेंट कौन से होते हैं, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको जब हम ओवरऑल यानी मेन स्ट्रीम में लेकर आए, इसे मेन स्ट्रीमिंग कहा जाता है। 41 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। थेडा स्कोलोपोल डेवलप द थ्योरी ऑन द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ रेवोल्यूशन, ये ठीक है, एक पर्सन है जिन्होंने ओरिजिन एंड नेचर ऑफ रेवोल्यूशन पर एक थ्योरी बनाई है। शी स्टडीड 3 डिफरेंट रेवोल्यूशंस अंडर डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो 3 डिफरेंट रेवोल्यूशंस को वो पढ़ते हैं। विच 2 रिसर्च मेथड्स वुड बी सुटेबल फॉर सच रिसर्च, कौन से रिसर्च मेथड यहाँ पे सुटेबल रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब वो अलग अलग रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं और ऐसे रेवोल्यूशन जो हो चुके हैं, अब उनमें बदलाव तो नहीं किया जा सकता, और 3 वो रेवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो हिस्टोरिकल एंड कंपेरेटिव एंड हिस्टोरिकल चलेगा। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे वो फिनोमिना हो चुका है। और एथनोग्राफी होती है, हम भाई उसी कल्चर के साथ जाके रह रहे हैं, यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो हो चुके हैं, हम वहां पे नहीं जा सकते अब, तो बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखिए, विच अमंग दीज प्रेजेंट इवान इलिच अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन एंड स्कूलिंग। इवान इलिच पूरी तरह से स्कूलिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिकल थियोरिस्ट हैं ऑन एजुकेशन, फंक्शनल व्यू बिल्कुल भी वो लेकर नहीं आए थे। तो ए तो ऐसे ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा बी, सी एंड डी। ही रोड डी स्कूलिंग सोसाइटी, उन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखी थी। डी स्कूलिंग सोसाइटी यानी कि स्कूल सिस्टम है पूरी तरह से हट जाना चाहिए उनको। ही कंसिडर्ड स्कूल्स हैविंग हिडन करिकुलम, उन्होंने कहा था स्कूल में क्या होता है, हिडन करिकुलम होता है। एंड ही सॉ स्कूल्स एज अ रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनसे पढ़ाई करवाई जाती है कि आप इसी टाइम स्कूल आओगे, आप इसी टाइम स्कूल से जाओगे। और उनका कहना था जो एजुकेशन है वो कभी भी इतनी बंदिशों के साथ नहीं दी जा सकती। 43 देखेंगे, ऑथर एंड बुक्स आ गई हैं। तो पीडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड ये लिखी है पॉल फियरे ने, ए का 3 हो जाएगा, A3 डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया है, ठीक है। उसके बाद बी का 4 हो जाएगा, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन रिलीजियस लाइफ, ये लिखी है एमाइल डर्कहाइम ने, बी का 4 हो गया। द स्टेट लिखी है पी ओपेनहाइमर ने, और हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज लिखी है ई वेस्टरमार्क ने। 44 क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी बाय ऑफेंडर मोटिवेटेड बाय। देखो जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है और मोटिवेटेड बाय रेशियल और अदरवाइज, किसी इंसान के साथ क्राइम किया जा रहा है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, एथनिसिटी से बिलोंग करता है, इसे हेट क्राइम कहा जाता है, कि हम उसकी आइडेंटिटी को ध्यान में रखकर कोई भी क्राइम कर रहे हैं, कि हम उनकी आइडेंटिटी को पसंद नहीं करते हैं। 45 देखेंगे, अ पावरफुली नेगेटिव लेबल दैट ग्रेटली चेंजेस अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी, एक ऐसा लेबल जो इंसान की आइडेंटिटी को पूरी तरह से चेंज कर देता है, दैट इज
स्टिग्मा, एरविन गॉफमैन इसके बारे में बात करते हैं। स्टिग्मा एक इंसान की आइडेंटिटी को नेगेटिव वे में लेकर जाता है। 46 देखेंगे, 19th सेंचुरी फिलोसोफर हु इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। 19th सेंचुरी पूछा है तो 19th सेंचुरी के मार्क्स एंड डर्कहाइम है, हेगल और सेंट साइमन 18th सेंचुरी के हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 47 विच अमंग दीज इज नॉट अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इसमें से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो आप देखेंगे सेक्ट एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कल्ट है, चर्च है, ट्रेड यूनियन एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ट्रेड यूनियन करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं भाई कितने सारे क्वेश्चन हैं जो नॉट वाले पूछे गए हैं, तो नॉट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना ध्यान से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉट नहीं पढ़ते और आंसर दे देते हैं, फिर भाई गलत हो जाता है। मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर बाय इट्स ओन कल्चर, तो जब अब उन्हीं के कल्चर से, बाय इट्स ओन का मतलब होता है जिसका कल्चर है उसके खुद के कल्चर के पर्सपेक्टिव से हम उसके कल्चर को समझते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं। और एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? किसी के कल्चर को समझेंगे अपने कल्चर के हिसाब से, वंस ओन कल्चर। देखो कंफ्यूजन होती है, इट्स ओन एंड वंस ओन। इट्स ओन यूज किया जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म के लिए और वंस ओन यूज किया जाता है एथनोसेंट्रिज्म के लिए। जीनोसेंट्रिज्म क्या कहता है? मेरा कल्चर बेकार है और दूसरा कल्चर बढ़िया है। 49 प्रोसेस बाय विच इन मॉडर्न सोसाइटी रिलीजियस आइडियाज एंड ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू लूज इन्फ्लुएंस, कि मॉडर्न सोसाइटी में जो रिलीजियस आइडियाज है उनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है when faced with science and other forms of modern knowledge, जब वो मॉडर्न नॉलेज के साथ फेस करते हैं। ठीक है, जब मॉडर्न नॉलेज आती है तो रिलीजियस जो वैल्यूज है वो कम होती जाती हैं। दिस इज क्लियरली एन एग्जांपल ऑफ सेक्युलराइजेशन। 50 देखेंगे, रिलेटिव नॉर्मलेसनेस इज एसोसिएटेड विद, सबसे पहले ध्यान रखेंगे रिलेटिव नॉर्मलेसनेस दिया था एमाइल डर्कहाइम ने, जो कहते हैं एनोमी इज अ फॉर्म ऑफ रिलेटिव नॉर्मलेसनेस। यानी अब ऐसी कंडीशन हो जाती है सोसाइटी में जब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कम होते, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना, तो लोग जब अपनी जान देते हैं उसे एनोमिक सोसाइटी कहते हैं, जो इंटीग्रेशन, जो रेगुलेशन कम होने की वजह से होती है। एल्ट्रुइस्टिक इंटीग्रेशन हाई होने की वजह से होती है, फैटलिस्टिक आप देखेंगे कि रेगुलेशन हाई होने की वजह से होती है, और ईगोइस्टिक किसकी वजह से होती है? इंटीग्रेशन कम होने की वजह से। 51 विच अमंग दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि जब एक गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, पैदा होने के 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कौन सा कॉज नहीं है? गरीबी की वजह से लोग अपनी जो बच्ची है उसको मार देते हैं, डाउरी का बर्डन एक लोग फेस करते हैं। ठीक है, और हमेशा हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। इंक्रीजिंग चाइल्ड लेबर इन लेबर एरियाज, ये करेक्ट आंसर है। चाइल्ड लेबर का फीमेल इन्फेंटिसाइड से कोई भी लेना देना नहीं है। 52 देखेंगे, अमेरिकन सर्वे हुआ था, जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च हुई थी वहां पे, उसको दिखाता है, जो कि 1953 टू 1954 में हुआ था। कौन कौन से एरियाज में वो सोशल रिसर्च हुई थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमन माइंड और चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिस पर नहीं हुई थी, अर्बन कम्युनिटी स्टडी एंड मैरिज एंड फैमिली, यही है सोशियोलॉजी के जो सोशियोलॉजी के जो एस्पेक्ट है। सोशियोलॉजी कभी भी ह्यूमन माइंड और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ती है, तो इसका आंसर ए और बी होगा, बी और ए। 53 देखेंगे, सेल्फ विच इज डिस्कवर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ अदर्स। सेल्फ किससे बनती है? दूसरों के रिएक्शन से बनती है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा बताता है? लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो कि CH कुले ने दिया था। यानी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके हिसाब से मैं अपने बारे में इमेज बनाती हूँ। व्हेन पीपल कॉल मी एन एवरेज स्टूडेंट, आई फील लाइक आई एम एन एवरेज। एंड जब लोग बोलते हैं कि आप बड़ी ब्राइट हो, इंटेलिजेंट हो, तो आई फील लाइक आई एम इंटेलिजेंट पर्सन। 54 देखेंगे, अ कंप्लीट एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एन इवेंट, सिचुएशन और डेवलपमेंट इज विच मेथड ऑफ रिसर्च। कंप्लीट अकाउंट, कंप्लीट डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी इसको हम बोलते हैं। केस स्टडी एक ऐसा मेथड होता है जहां पर इन डेप्थ स्टडी की जाती है। ठीक। 55 सिगमंड फ्रॉइड ने डिवाइड किया था सेल्फ को 3 पार्ट में। कौन कौन से थे? इड था, ईगो था और सुपर ईगो था। ठीक है, गेम स्टेज किसका पार्ट है? गेम स्टेज दिया था GH मीड ने। तो आंसर क्या होगा? कौन सा नहीं पूछा है? गेम स्टेज, फिर से नहीं आ गया। ठीक। 56 देखेंगे आप, इंटेंजिबल वर्ल्ड ऑफ आइडियाज बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इंटेंजिबल कल्चर कौन सा कल्चर होता है? नॉन मटेरियल कल्चर, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। 57 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, यानी कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, पावर ज्यादा है, प्रेस्टीज ज्यादा है, अमंग पीपल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ।
ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे जो यंगस्टर्स होते हैं उनके पास, जो लोग कमाते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वहीं जो बच्चे होते हैं उनके पास कम पैसा होता है, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास भी कम पैसा होता है। तो अलग अलग एज पे अलग अलग वेल्थ का होना, अलग अलग पावर का होना, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन। 58 देखेंगे, द व्यू ऑफ थिंग इन विच वंस ओन ग्रुप इज सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल अदर्स आर स्केल्ड एंड रेटेड विद रेफरेंस टू इट। यानी कि हम क्या बोलते हैं, हम अपने ग्रुप को सेंटर में रखते हैं और अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग हम हर ग्रुप को जज करते हैं, हर ग्रुप को स्केल करते हैं। इसे एथनोसेंट्रिज्म बोला जाता है। माई कल्चर इज सुपीरियर, अदर कल्चर इज इन्फीरियर। जीनोसेंट्रिज्म, माई कल्चर इज इन्फीरियर, मेरा कल्चर अच्छा नहीं है और दूसरों का कल्चर अच्छा है। 59 विच अमंग दीज आइलैंड आर नॉट पार्ट ऑफ मार्गरेट मीड स्टडी। तो मार्गरेट जो मीड, मुझे लग रहा है मैं शायद गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। उन्होंने इन तीनों पर स्टडी की थी, लेकिन ट्रोबेरेंट आइलैंड पर मेलिनोस्की स्टडी करते हैं, इन्होंने स्टडी नहीं की थी, ठीक। 60 सोशियोलॉजिस्ट एंड एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट आ गया है। जैसे देखेंगे एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन दिया, ए का 3 हो जाएगा। A3 से डायरेक्टली आपका आंसर आ गया है। एंद्रे बेते ने यहाँ पे श्रीपुरम में स्टडी की थी। उसके बाद योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया था। इनका कालेकर कमीशन था जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज का कौन सा पार्ट नहीं है? द्रविडियन लैंग्वेजेस वो हैं जो आपकी साउथ इंडिया में बोली जाती है। तो मलयालम, तमिल एंड कन्नड़, ये तीनों द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन उर्दू द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। 62 देखेंगे, देखो यहाँ पे, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 12th की बुक से बनाया गया है, एनसीईआरटी से। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस कौन थी? जो पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल बना था, उसकी पहली हेडमिस्ट्रेस थी सावित्रीबाई फुले, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। तो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ए का 1 होगा और बी का 3 होगा। A1 B3 ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ दलित, किसने अपहोल्ड किए थे यहाँ पे? अयन कली ने। और 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल मैन, श्री नारायण गुरु ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। 63 आप देखेंगे, एंड्रोजीनी, रीसोशलाइजेशन, ग्रुप डायनामिक्स एंड लेटेंट फंक्शन। देखिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद स्मॉल ग्रुप, जब छोटे ग्रुप के साथ यहाँ पे इंटरेक्शन किया जाता है, ठीक है, और ऐसे लोग जिनमें मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की पर्सनैलिटी पाई जाती हैं, उन्हें एंड्रोजीनी कहते हैं। ए का हो जाएगा 2, इसका भी आंसर आ चुका है। बी का हो जाएगा 3, ठीक है। रीसोशलाइजेशन क्या होता है? पुरानी वैल्यूज को अनलर्न किया जाता है और नई वैल्यूज को सिखाया जाता है। कॉन्सेप्ट गिवन बाय एरविन गॉफमैन। लेटेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अनइंटेंडेड फंक्शन होता है, उस आउटकम के लिए मैंने ये काम नहीं किया है लेकिन वो आउटकम आ गया है। और ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन विद इन स्मॉल ग्रुप, छोटे ग्रुप्स के अंदर जो इंटरेक्शन किया जाता है, जब उसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजीनी। 64 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द जजमानी सिस्टम इन इंडिया। जजमानी सिस्टम फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस है लोअर अपर कास्ट के बीच में, सही बात है, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने इसको कॉइन नहीं किया था, इसको कॉइन किया था विलियम एच वाइजर ने, ठीक है। तो नॉट एसोसिएटेड पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेकिन रॉन्ग पूछी है तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। रिलेशन बिटवीन कास्ट, रिचुअल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सही बात है और ये हेरिडिटरी होता है नेचर में, यानी जो सर्विस लेने वाले हैं उनके बच्चे भी सर्विस लेंगे, सर्विस देने वालों के बच्चे भी सर्विस देंगे। 65 ये थोड़ा छुप गया है, इसमें लिखा है दिस इज नॉट आउटकम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का कौन सा आउटकम नहीं है? तो मॉडर्नाइजेशन से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है, अर्बनाइजेशन भी आता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन आने से कास्ट रिजिडिटी इंक्रीज नहीं होती जबकि कम हो जाती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और मॉडर्नाइजेशन आने से ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर वीक होता है। 66 देखेंगे, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का कीवर्ड ही होता है डिफरेंसेस, कलेक्टिव डिफरेंसेस। बहुत सारे लोगों में जब विविधताएं पाई जाती हैं उसे डाइवर्सिटी बोला जाता है। 67 द इंटरेक्शनिस्ट थ्योरिस्ट हु सेड पर्सनैलिटी शेप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। कौन से इसमें इंटरेक्शनिस्ट थ्योरिस्ट हैं जो कहते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद बनती है? तो इसमें G.H. मीड है जिन्होंने आई मी सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया, और इसमें C.H. कुले हैं जिन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी दी थी। A एंड D करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 68 देखेंगे, फिर से आपका ऑथर एंड कॉन्सेप्ट बुक्स का क्वेश्चन आ गया है। देखिए सुसाइड बुक किसने लिखी है? एमाइल डर्कहाइम ने लिखी है, जहां उन्होंने 4 तरह की सुसाइड बताई थी। तो ए का हो जाएगा 3, ठीक है।
कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डैनियल बेल ने लिखी है, ये हो जाएगा बी का 4। माइंड सेल्फ हेल्प सोसाइटी किसने लिखी है, जीएच मीड ने लिखी है, और उसके अलावा जर्मन आइडियोलॉजी लिखी है कार्ल मार्क्स ने। 69 अकॉर्डिंग टू एम.एन. श्रीनिवास विच अमंग दीज इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्नाइजेशन। तो यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्नाइजेशन से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वेस्टर्नाइजेशन से आप देखेंगे कि कास्ट रिजिडिटी थोड़ी सी कम हुई है, नेशनलिज्म बढ़ा है क्योंकि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्री से ही आया है, लेकिन सांस्कृतिकाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा नहीं गहरा हुआ है। रिटार्ड्स का मतलब कि हम संस्कृताइजेशन के प्रोसेस की तरफ वापस जा रहे हैं, नहीं भाई कोई संस्कृताइजेशन के प्रोसेस की तरफ वापस नहीं जा रहे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 70 देखेंगे, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट एंड थिंकर है, वर्स्टेहेन मैक्स वेबर ने दिया है, डी का 3 हो जाएगा, D3 ढूंढो, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया है। उसके बाद टोटमिज्म दिया है एमाइल डर्कहाइम ने, रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है गोल्डनर ने, और एलिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको, टोटमिज्म डर्कहाइम ने दिया है, रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का 1 होना चाहिए, A1 है, और उसके अलावा हम देखेंगे एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मार्क्स ने दिया है, तो सी का 4 होना चाहिए, सी का 4 ये होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है क्योंकि वर्स्टेहेन का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर भी देते हैं, डी का 3, अच्छा ठीक है, डी का 3, और रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, गोल्डनर ने दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 71 फैमिली किनशिप एंड मैरिज किसने लिखी, दिस बुक इज रिटन बाय पैट्रिसिया यूबेरॉय। 72 वेबर के कॉन्सेप्ट है जो ब्यूरोक्रेसी, उसमें आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट, ठीक है, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का आइडियल टाइप बताया, आइडियल टाइप के फीचर्स यहाँ पे पूछे गए हैं। स्पेशलाइजेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस नहीं होता, कास्ट के बेसिस पर या ऐसा ये जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे आप एडमिशन कैसे लेते हैं, आपकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, मेरिट्स के बेसिस पर, एस्क्राइब्ड स्टेटस का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। एंड पर्सनल कनेक्शन गेन्स इंपॉर्टेंस इन डीलिंग, ये सही बात है कि जो नहीं ये भी गलत है, सॉरी, कि पर्सनल कनेक्शन कोई भी मैटर नहीं करते हैं ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी में आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके पास क्या मेरिट है, वो मैटर करता है। तो ए एंड बी पूछा है, अच्छा नॉट एप्लीकेबल पूछा है, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है, तो सी एंड डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना घुमाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे नॉट पूछा है, और अगर आपने नॉट नहीं देखा तो आप क्या जवाब दोगे, ए एंड बी, सबसे ऊपर लिख दिया, ए एंड बी आपने जवाब दिया, आपको लगा हो गया क्वेश्चन, लेकिन नॉट पूछा है, हमें सी एंड डी जवाब यहाँ पर देना है। 73 देखेंगे, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इन इंडिया किसने लिखी, बताओ, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज इन इंडिया बुक रिटन बाय, दिस इज बाय MS गोरे। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कम्युनलिज्म इन इंडिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलीजन से एसोसिएटेड है, रिलीजियस आइडेंटिटी को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, तब होता है कम्युनलिज्म। 75 लास्ट क्वेश्चन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है, तो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल रैंडम और क्लस्टर प्रोबेबिलिटी है, स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जहां पर आप देखेंगे जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनके पास इक्वल चांस नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग में रेफरेंसेस के थ्रू जो रिसर्चर है वो लोगों को जानता है, ठीक है, हर किसी के पास इक्वल चांस नहीं होता। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चंस, फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। एंड अगर आप 2027 की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, CVT PG 2027 की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, हमारी क्लास से इस बार 2026 में निकले हैं AIR 1, ठीक है, 3, 4, 5, 6 एंड बहुत सारे टॉपर जिनके 250 प्लस मार्क्स आए हैं, ठीक है। AIR 1 के कितने आए हैं, AIR 1 के आए हैं 295, AIR 2 के भी 295, बाकी इन सबके 290 मार्क्स। तो अगर आप देखो ये वाला पेपर थोड़ा बहुत इजी लग रहा था, लेकिन हो सकता है आगे आने वाला पेपर आपका टफ हो, क्योंकि 2023 में पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। तो तैयारी को बेहतर बनाना है, सिलेबस पर आपको स्टिक नहीं रहना। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन हम आपको देते हैं, यूट्यूब पे हमारी विश्वास सीरीज है, उसको फॉलो कीजिए, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं मैम आप अपने बैच के बारे में बता दीजिए, तो बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। ये है मेरी ईमेल ID, ये तो टेलीग्राम चैनल है, मैं लिख देती हूँ, kritika.khandelwal,
adda247.com। ये मेल आईडी है, आप उससे मेल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, नॉट जस्ट अबाउट पेड कोर्सेज कि मैम समझ नहीं आ रहा है तैयारी कैसे करनी है, 2027 के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। एंड उसके अलावा अच्छे से तैयारी करो। गूगल फॉर्म एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो गूगल फॉर्म फिल कर देना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027। चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको इस पेपर का लेवल कैसा लगा।